नमस्कार सभी साथियों को। आज के YouTube के कार्यक्रम को देखने वाले सम्माननीय दर्शकों का सादर अभिवादन। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मित्रता दिवस है और मित्रता दिवस की हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब ग्वालियर की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा जाता है कि दिल और दिमाग की फ्रिक्वेंसी जहां मिल जाती है वहीं मित्रता पनप जाती है। कई सारे आज कोटेशन हमें प्राप्त हो रहे हैं मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन सच्ची मित्रता क्या होती है और सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है, इस पे परिचर्चा करने के लिए और अपने संस्मरण सुनाने के लिए आज पटल पर उपस्थित रहेंगे लंदन से सम्माननीय श्री आशीष तिवारी जी, जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने संस्मरणों के माध्यम से आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो मैं पटल पर सम्माननीय आशीष तिवारी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सम्माननीय आशीष तिवारी जी हमारे पूर्व के भी कई कार्यक्रम और काव्य गोष्ठी जो होती रही हैं उसमें आते रहे हैं, हमें गुदगुदाते रहे हैं और बहुत सारी प्रेरणास्पद कविताएं आपके द्वारा यहाँ पर कविताओं का वाचन किया गया है। तो मैं सम्माननीय आशीष तिवारी जी का हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब ग्वालियर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे सिंगापुर से सम्माननीय रोहित सिंह जी, जो कि सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सम्माननीय रोहित सिंह जी, तो रोहित सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके द्वारा भी हमें बहुत सारे संस्मरण और कविताएं सुनने को मिलेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। पटल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दिल्ली से थैंक यू। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी बहुत ही स्नेही मेरी छोटी बहन उमंग गोस्वामी जी, जो हमेशा उमंग से भरी रहती हैं और उत्साह का संचार कर देती हैं। पटल पर आकर एक से बढ़कर एक कविता, धमाकेदार कविता आपके द्वारा सुनाई जाती है। तो आज क्या धमाका होने वाला है, हम प्रिय उमंग जी से सुनेंगे। तो मैं पटल पर प्रिय उमंग जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब ग्वालियर की ओर से। दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ेंगी सम्माननीय हीना धारीवाल जी। तो हीना जी भी आज कैसे रंग भरेंगी दोस्ती के, क्योंकि दोस्ती है तो रंग है, वरना दुनिया बेरंग है। तो आज दोस्ती में वो क्या रंग भरने वाली हैं, तो हम हीना जी से सुनेंगे। मैं पटल पर आपका भी हीना जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ आनंद सहयोगी के रूप में सम्माननीय पवन दीक्षित जी, जो वायु के वेग के साथ हमारे साथ उपस्थित होंगे, पटल पर उपस्थित होंगे और हमारे इन मित्रता के संस्मरण हमें सुनाएंगे। मैं सम्माननीय पवन दीक्षित जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे आनंद सहयोगी सम्माननीय सौरभ कमठान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटल पर अभी हमारे बीच में उपस्थित भी हो जाएंगे। तो उनके द्वारा आज हम क्या सुनेंगे, वो हमें अपने संस्मरण सुनाएंगे या फिर कोई कविता, गजल, गीत जो भी प्रस्तुत करेंगे, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे कार्यक्रम जो आज का मित्रता दिवस का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो करने वाले हैं सम्माननीय जिला समन्वयक आनंद संस्थान सम्माननीय विजय कुमार उपमन्यु जी। तो मैं पटल पर सम्माननीय विजय कुमार उपमन्यु जी का भी हार्दिक स्वागत और सम्माननीय सरदा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने वाले सम्माननीय अंशुमान शर्मा जी, जो कि हमेशा जागरूकता वाले कार्यक्रम लाकर कार्यक्रम में रंग भर देते हैं। और आज एक बहुत अच्छा दिवस है, जब हम मित्रता की बात करते हैं तो एकदम से हमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद आ जाती है। या कई फिल्में जो हम देखा करते थे, अमिताभ बच्चन की शोले मूवी सभी ने देखी हुई है, तो ये गाने हमारे होठों पर इस तरह से चढ़े हुए हैं कि वैसे ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं ये गाने। और इन गानों के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे हमारी दोस्ती पक्की हो गई। तो आज इस दोस्ती को पक्के करने में जो अहम भूमिका निभाई है वो है हमारे सम्माननीय अंशुमान शर्मा जी। तो मैं सम्माननीय अंशुमान शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और एक बार पुनः मैं पटल पर हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वे कुछ सुनना चाहते हैं तो कृपया आप अपने
पोस्ट जो है हमें डाल सकते हैं, ताकि हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे उनके माध्यम से आपको सुनवा सकें। मैं उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो अंशुमान जी, आपकी जी मैम। आज्ञा हो, आदेश हो तो हम कार्यक्रम शुरू मैम करें। और जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद मैम, जो हमारे अतिथि आए हैं। मैं उन सभी से मैम आपका परिचय करा दूं। मैम केआरजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग की, और लगातार हमारे कार्यक्रम का संचालन करती आ रही हैं। हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब की सचिव भी हैं, और लगातार सकारात्मकता जागरूकता फैलाने के लिए मैडम जो प्रयास कर रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। उसके लिए इसके लिए मैम का मैं स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और थैंक यू अंशुमान। इसी के साथ हम अपना मित्रता दिवस का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि तनाव और डिप्रेशन, अगर आपके पास मित्र है तो ये कभी आपके पास नहीं आएंगे, और आप हर स्थिति से निकल सकते हैं सिर्फ एक दोस्ती के सहारे। मैं ये स्टार्टिंग में ये कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा समय आ गया है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सोचें, अपने दोस्तों के बारे में सोचें, अपने पुराने दिन के बारे में सोचें। जहां हम दोस्ती की बात करते हैं तो यकीनन हमें बचपन के जो भी दोस्त हैं, सबसे पहले मैं समझता हूँ उन्हीं का चेहरा याद आता है। तो आज मैं समझता हूँ जरूरी है कि उन पलों को याद करें, और जो अपना हम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, या तनाव की तरफ जा रहे हैं, या व्यस्तता की तरफ जा रहे हैं, उससे थोड़ा निकलकर कुछ गुदगुदाएं, कुछ मुस्कुराएं, और कुछ भावुक हों। इसी के साथ आज मित्रता दिवस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। सभी अतिथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी, जी अंशुमान जी, बिल्कुल। हमें जो मित्र होते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं। अगर मित्रता हमारी अच्छी होती है और सच्ची होती है, तो निसंदेह हम बड़ी से बड़ी जो परेशानी है उसमें से भी निकल कर आ जाते हैं। तो अब हम ज़्यादा इस बात को लंबा ना खींचते हुए हम आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम पटल पर आशीष तिवारी जी को, कि आशीष तिवारी जी, आप पटल पर तो उपस्थित ही हैं, आप अपनी कविता या संस्मरण जो भी पटल पर रखना चाहते हैं उसके लिए सादर आमंत्रित है। धन्यवाद कृष्णा जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को मित्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। रही बात संस्मरण या कविता की, तो मैं दोनों सुनाऊंगा। दोस्ती शब्द ही ऐसा है कि उसमें बहुत कुछ सम्मिलित हो जाता है, एक बहुत विशाल शब्द है, और इस रिश्ते का बाकी रिश्तों से काफी अलग एहसास होता है। एक जो बात मेरे मन में मित्रता को या दोस्ती को लेकर आती है वो ये है कि बाकी सारे रिश्ते हमको मिलते हैं, या तो जन्म से, या हमारी रिश्तेदारी की वजह से, या कुछ रिश्ते जैसे कि विवाह का बंधन, वो सब हम बनाते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। बाकी सारे रिश्तों में, या माता पिता भाई बहन, तो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं। जब आप विवाह के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे सामाजिक, या फिर कुंडली मिलाना, या जाति पाति, या धर्म, इन सारे बंधनों को लेकर के फिर आप अपना जीवन साथी चुनते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोस्ती बस हो जाती है। और वहाँ होती है जहाँ आपका वाकई में आप अपने आप को पूरी तरह से ईमानदारी से स्पष्ट कर पाते हैं। दोस्त के सामने आपको किसी भी बनावट की ज़रूरत नहीं होती। बोलते हैं कि जहाँ कुंडली मिलती है या गुण मिलते हैं वहाँ विवाह होता है, लेकिन जहाँ अवगुण मिलते हैं वहाँ दोस्ती होती है। और अवगुण और गुण जो है वो इंसानी शख्सियत के दो अटूट पहलू हैं, वो अलग नहीं हो सकते। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और उन कमियों को जो स्वीकार करता है, और उन कमियों के साथ आपको जो स्वीकार करता है, वो आपका सच्चा दोस्त होता है। और कोई भी इंसान, चूंकि इंसान है हम लोग कमियों से परे नहीं हो सकते, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। तो हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे इंसान की, जो हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार कर सके और उसके साथ हमें हमारा साथ दे सके। हम अपने अपने दुख, हमारी खुशियाँ उसके साथ बाँट सकें, और उसके साथ हम अपने सारे अभिव्यक्तियों को साझा कर सकें। इसलिए दोस्ती बहुत अलग रिश्ता है।
अलग अलग समय पर बचपन में स्कूल में दोस्ती होती है या पड़ोस में होती है, बड़े होके आपके कॉलेज या फिर आपके कार्यस्थल पर आपके नए दोस्त बनते हैं। लेकिन सबका अपना अपना एक अलग योगदान होता है आपकी जिंदगी में। दोस्ती के बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने होते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती मतलब सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और वो दोस्ती, जैसा कि मैंने कहा कि दोस्ती में कोई औपचारिकता या फिर कोई बंधन या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो दोस्ती आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसमें राजा और रंक भी दोस्त हो सकते हैं। दुनिया के दो अलग देशों में रहने वाले लोग दोस्त हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो अमेरिकन हैं या फिर या किसी और कंट्री से हैं। तो उसमें कोई बंधन नहीं है, ना सीमा का, ना देश का, ना भाषा का। मेरे कई सारे दोस्त, जब मैं बैंगलोर में काम करता था, तो दूसरी भाषाओं से आते हैं जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है या हिंदी जानते ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग दूसरी किसी भाषा के माध्यम से हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज भी अगर मैं उनसे बात करूं या उनसे मिलने जाऊं तो इतनी आत्मीयता का अनुभव होता है कि जिसकी अभिव्यक्ति करना मुश्किल है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्ती अपने आप में एक ऐसा रिश्ता भगवान ने हमको दिया है जो सारी चीजों से अपवाद होता है। किसी प्रकार के किसी भी बंधन को हटाते हुए हम अपनी दोस्ती को कायम रख सकते हैं, और वही दोस्ती का सबसे खूबसूरत तथ्य भी है। जैसे कि नरोत्तम दास जी ने अपने सुदामा चरित्र में वर्णन किया था, जब वो सुदामा जी मिलने जाते हैं श्री कृष्ण जी को, तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग। बहुत सुंदर। कृष्ण जी जो एक द्वारिका जैसी समृद्ध नगरी के राजा थे, उनके सामने एक दीनहीन बुरी दशा में पहुंचा एक व्यक्ति, वो अपनी सभा छोड़कर भागते हुए अपने दोस्त को लेवाने पहुंचे कि मेरे पुराने मित्र आए हैं। जबकि उनकी दोस्ती बहुत सालों पुरानी थी, और बीच में उस जमाने में तो ना तो व्हाट्सएप था ना इंटरनेट था, तो कोई कनेक्शन भी नहीं रहा होगा इतने सालों तक। लेकिन सिर्फ उन्हें अपने दोस्त का नाम याद था, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा मित्र आया है, वो अपनी सभा छोड़कर भागे, उनको दरवाजे से लेकर आए। उन फटे हाल स्थिति वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने अश्रुधारा से, बोलते हैं कि उनके पैर धोए। ये एक दोस्ती में ही संभव है। आप किसी और रिश्ते में इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो आपको पहले से कुछ औपचारिकताएं करनी होंगी, या जाओगे तो आपको कुछ उपहार लेके जाने की जरूरत लगेगी, या उनको भी आपसे कुछ अपेक्षाएं होंगी। बट दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने उनको बोला कि जाकर उनसे अपने लिए कुछ मांगना, लेकिन सुदामा जी अब इतने भावाभोर हो गए कि वो कुछ बोल भी नहीं पाए, और उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब वो अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके मित्र ने उनकी अवस्था देखकर अपने आप ही उनकी व्यवस्था कर दिया। तो दोस्ती में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, समझने की ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा उदाहरण जो हम देखते हैं कि कर्ण और दुर्योधन का, जो कि एक बहुत अलग तरह का उदाहरण है। जनरली कर्ण को एक नकारात्मक चरित्र के रूप में दिखाया जाता है, परंतु अपने आप में वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, सूर्यपुत्र था, शक्तिशाली था, उस समय का सबसे अच्छा धनुर्धर था। परंतु चूंकि उसने साथ दिया दुर्योधन का, इसलिए उसको माना जाता है कि उसने अधर्म का साथ दिया। पर जहां तक दोस्ती की बात है, उसने अपने दोस्त को गलत होते हुए भी अपने प्राण न्योछावर होने तक उसका साथ नहीं छोड़ा। वो समय समय पर कोशिश करता था अपने दोस्त को समझाने की कि नहीं, ये गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप में वो व्यक्ति दानवीर माना जाता है, लोगों की मदद करता था, धर्म का पालन भी करता था जितना हो सकता था उससे। लेकिन उसने अपनी दोस्ती को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया, और उसको निभाने के लिए उसने अपनी जान तक न्योछावर कर दी। तो दोस्ती के ऐसे उदाहरण जब हम देखते हैं तो लगता है कि इससे बढ़िया एहसास क्या हो सकता है दुनिया में। मैं अपनी दोस्ती के बारे में जहां तक बताऊं, मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो मैं अलग अलग शहरों में रहा, तो
मेरी ऐसी दोस्ती कम लोगों से हुई जिनसे मेरी शुरू से आखिर तक या आज तक दोस्ती रही हो। लेकिन हाँ, अब जब टेक्नोलॉजी वापस से आ गई है तो पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने की कोशिश होती है। तो अब मैं बचपन के दोस्तों से को ढूंढता हूँ, मिल जाते हैं तो उनके हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। बट जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो आपके नए नए दोस्त बनते हैं। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे काफी सारे दोस्त मिले, ना कि सिर्फ 2-4 दोस्तों का समूह जो शुरू से आखिर तक रहा। वो भी अच्छी बात है, जिनके जिंदगी भर के दोस्त होते हैं, पर मुझे जिंदगी भर दोस्त मिलते रहे तो वो और अच्छी बात है। और अब जब ये संभावना है कि आप पुराने दोस्तों से वापस जुड़ सकते हैं, अब तो मेरे दोस्तों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि जब भी आप नई जगह जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको उन नए दोस्तों की संगति की वजह से कुछ और ज्यादा पता चलता है, कुछ आपके व्यक्तित्व में उभार आता है। आप बुरी चीजें भी सीखते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छी चीजें सीखते हैं, क्योंकि आकर्षण वही होता है जहां पर आपको लगता है कि कोई हमसे बेहतर कर रहा है, और उसी व्यक्ति से आप जोड़ते हो। फिर धीरे धीरे वो चीजें आपके चरित्र में भी शामिल होती जाती हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कि यू आर दी सम एवरेज ऑफ हुएवर यू सराउंड विद। तो जितने लोगों के साथ आप रहते हैं, आप उन्हीं का एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे जो इतने सारे दोस्त मिले, कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो मिली वो ये थी कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर मेरा सुख दुख बांट सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मैं उनके काम आ सकता हूँ। और मतलब ना भी हो, कोई काम ना भी हो, तो भी हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बिना किसी विषय के भी बात कर सकते हैं। जो वो एहसास है वो अक्सर रिश्तेदारियों में नहीं मिलता, कामकाज की परिस्थितियों में नहीं मिलता। हम हमेशा किसी ना किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, पर दोस्ती में आपको विषय की भी जरूरत नहीं होती है, यू कैन जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। तो वो जो एहसास है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ खास दोस्त, वैसे तो मेरे काफी सारे अच्छे दोस्त हैं, बट कुछ जो वाकई जो संस्मरण की बात मैंने कही थी वो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक मित्र है हितेश। तो जब मैं स्कूल में था, मेरा और मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हुआ, काफी गंभीर था। तो उसके बाद मुझे काफी समय तक घर पर ही रहना था, स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरा एक मित्र है हितेश, वो खुद मेरे घर आता था लगभग रोज, क्योंकि मैं किसी स्कूल या कोचिंग नहीं जा सकता था। वो मेरे को रोज आकर अपना समय देकर मुझे पढ़ाता था कि आज स्कूल में ये पढ़ाया गया है, और ये मैं तुम्हें जितना मुझे समझ में आया मैं पढ़ा देता हूँ। वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो उसने मुझे काफी मदद की। तो अल्टीमेटली जब एग्जाम हुए तो मैं बिना ज्यादा किसी कोचिंग ट्यूशन गए, मेरे दोस्त की मदद की वजह से मेरा रिजल्ट भी ठीक ठाक रहा, मेरा काम हो गया। उस जमाने में, उस छोटी उम्र में इतना बड़ा सहयोग करना आसान बात नहीं होती थी, बट वो मेरे दोस्त के लिए मैं आज तक सोचता हूँ। आज भी जब भी मैं विदिशा मेरा गृह नगर है, तो जब भी मैं कभी गुजरता हूँ, समय की कमी होती है, और अगर मैं सिर्फ उसे बता देता हूँ कि मैं इस ट्रेन से यहाँ से निकल रहा हूँ, वो किसी भी परिस्थिति में होता है, लेकिन वो उस ट्रेन पर भले ही 2 मिनट के लिए अपना सारा काम छोड़ के मुझसे मिलने जरूर आता है। उसकी ये वाला एहसास आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलता। ऐसे ही मेरा एक और दोस्त है अमित शर्मा करके, वो इंदौर में रहता है। तो जब कभी मेरी उससे लगभग 2-2, 3-3 साल तक बात भी नहीं होती, ना फोन ना मैसेज। वो उसका जॉब कुछ इस प्रकार का है कि वो रिमोट एरियाज में रहता है, वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं होता, फोन पे भी सिग्नल कभी आते कभी नहीं आते। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी उसकी बात हो पाती है। लेकिन अगर 5 साल बाद भी मैं उसको बोल दूं कि मैं इंदौर में आ रहा हूँ और मुझे तो उससे मिलना है, कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह 6 बजे मेरी बस पहुंची है वहां, या सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंची है, और वो उसकी लेट नाइट जॉब होती है, फिर भी वो सुबह जल्दी उठ के जैसे भी हो मुझसे मिलने आ जाता है। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे दोस्त हैं मेरी जिंदगी में, जिनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जब सामने आओगे तो जो एहसास आपको मिलेगा वो अविस्मरणीय होता है। तो मैं वाकई मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे दोस्त हैं मेरी जिंदगी में। इसके अलावा भी कई संस्मरण हैं। और एक बात जो मेरे मन में आती है कि दोस्त जो होते हैं वो आप में विश्वास बहुत करते हैं। आपकी कमी जो भी हो, उन्हें वो कमी है या तो दिखती नहीं है,
या वो फिर भी उन सबको इग्नोर करके आपकी क्षमताओं में विश्वास करते हैं। जैसे कि एक लाइट मूड वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सुंदरी पसंद आ जाती है, तो वो सुंदरी को अगर इस बंदे ने अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति की ना हो, तो भी उसका मित्र उस सुंदरी को पहले से ही भाभी बोलने लगता। विश्वास की पराकाष्ठा देखिए कि जिस चीज की शुरुआत भी नहीं है उसके आप अंतिम चरण में पहुंच गए। तो ऐसे होता है। खैर एक मजाक की बात हुई, लेकिन वास्तव में मित्र जो होते हैं वो आप में भरोसा बहुत करते हैं। मेरे दोस्तों में मैंने जैसे बताया कि उनको लगता था कि मैं आगे जाकर कुछ अच्छा करूंगा, भले ही मुझे नहीं लगता था लेकिन उन्हें लगता था। तो उससे लगता, जैसे मेरा दोस्त, मैंने हितेश की बात बताई, वो उसको मेरी कविताएं जब मैं स्कूल में लिखता था तब अच्छी लगती थी। आज तक उसे मेरी कई कविताएं मुंह जवानी याद हैं जो मुझे भी याद नहीं है, और वो कहता था नहीं तू बहुत अच्छा लिखता है और आगे जाके तू कुछ अच्छा कर सकता है लेखन के क्षेत्र में। तो मुझे खुद विश्वास नहीं था उस समय पर, आज मुझे लगता है कि उसने मेरे अंदर कितनी ज्यादा संभावनाएं देखी। तो ये काफी बड़ी बात है, इतना प्रोत्साहन मिलना, वो भी आपके जो आपके सहपाठी हैं उनसे, वो बड़ी बात है। उससे आपको काफी आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। आखिर में मैं काफी लंबा खींच दिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अपनी एक कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगा अपनी बात को, जो मैंने पिछले साल लिखी थी दोस्ती के ऊपर, जो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि जिंदगी के तजुर्बे ने एक यही बात सिखाई है, जिंदगी के तजुर्बे ने एक यही बात सिखाई है, सच्चे दोस्त ही जिंदगी की असली कमाई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तजुर्बे ने बहुत सुंदर। एक यही बात सिखाई है, सच्चे दोस्त ही जिंदगी की असली कमाई हैं। रिश्ते तो हमें मिलते हैं, ये मैंने जो बात आपको शुरू में बताई कि रिश्ते हमें अक्सर मिलते हैं पर दोस्त हम बनाते हैं। रिश्ते तो हमें मिलते हैं, दोस्त हम खुद बनाते हैं। रिश्ते कड़वे हो जाते हैं पर दोस्त खालिस मिठाई हैं। दोस्त कभी कड़वे नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप दोस्त से उतनी बार बात नहीं करोगे, उतनी बार मिलोगे नहीं, थोड़ी दूरियां हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप चाहोगे, दोस्ती में हमेशा एक ऑप्शन होता है, आप दोस्त के पास वापस जा सकते हो। कितनी भी हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में भी देखा है कि लोगों की 10-10 साल तक दुश्मनी चल रही है, लेकिन आखिर में जाके वो जुड़ ही जाती है। तो दोस्ती में हमेशा एक विकल्प रहता है कि वापस जा सकते हो, आप दोस्त से फिर मिल सकते हो, दोस्ती फिर से बन सकती है। भले ही उसमें कड़वाहट आ गई हो, भले ही उसमें बीच में कुछ दूरियां बन गई हो, लेकिन दोस्ती वापस से जुड़ सकती है। इसलिए उसमें मिठाई वो हमेशा बनी रहती है। तो रिश्ते तो हमें मिलते हैं, दोस्त हम खुद बनाते हैं। रिश्ते कड़वे हो जाते हैं पर दोस्त खालिस मिठाई हैं। और दुनिया छिड़कती है खार जख्मों पर। ज्यादातर लोग जो बाहरी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी कमियों पे ध्यान दें, हमारी कमियां गिनाते रहें, लेकिन दोस्त अलग होते हैं। तो दुनिया छिड़कती है खार जख्मों पर, दोस्त ने मगर हर जख्म पे मरहम लगाई है। दोस्त ने मगर हर जख्म पे मरहम लगाई है। और जिंदगी अक्सर भटक जाती है राहों में। जिंदगी अक्सर भटक जाती है सुर्ख राहों में, दोस्त ने कदम कदम पे रोशनी दिखाई है। और आखिरी शेर है गजल का कि राज जो दफन हो जाते हैं अक्सर सीने में, जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारे किरदार के जो जो स्याह जो कोने होते हैं, वो हम अपने सीने में दफन कर लेते हैं, लेकिन उनको किसके साथ बांट सकते हो आप? तो राज जो दफन हो जाते हैं अक्सर सीने में, दोस्ती ने ही उन्हें जन्नत अता फरमाई है। दोस्ती ने ही उन्हें जन्नत अता फरमाई है। और सच्चे दोस्त ही जिंदगी की असली कमाई है। सच्चे दोस्त ही असली जिंदगी की कमाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी को सुना आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तिवारी जी। बहुत सुंदर संस्मरण भी आपने सुनाए, और जो कविता और गजल आपने सुनाई, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत आपकी गजल बन पड़ी है।
और संस्मरण सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हम अतीत में चले गए हैं, संस्मरण आपके थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ भी ऐसा कहीं न कहीं हुआ है। बहुत सुंदर संस्मरण सुनाने और गज़ल सुनाने के लिए आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और धन्यवाद। पटल पर मैं अब ससम्मान आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय रोहित सिंह जी को, जो कि हमारे आनंद सहयोगी हैं। वो आज हमें क्या संस्मरण या गज़ल, गीत जो भी सुनाना चाहेंगे, आप उसके लिए सहर्ष सादर आमंत्रित हैं, सम्माननीय रोहित जी। आवाज़ नहीं आ रही है रोहित जी आपकी। नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ रोहित जी, अब आवाज आई आपकी। अंशुमन जी, पर्चे में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ हाँ, वो संशोधन कर देंगे। एक्चुअल में आज रोहित सिंह जी सिंगापुर से जुड़े हैं और आनंद सहयोगी है वो पवन दीक्षित जी हैं, और पवन दीक्षित जी के मित्र हैं रोहित सिंह जी। जी फिर जी, तो कोई एक ही बात नहीं। बात है ना, या रोहित जी को बुलाएं या पवन जी को बुलाएं, बात तो एक ही है ना। हवा के वेग से आप आएंगे। जी सच में यही है। हेलो, कैन यू हियर मी हाँ नाउ? रोहित सिंह जी, आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद सर। मैं शायद सिंगापुर से कनेक्शन ठीक नहीं है, मैं पहली बार ही आपके इस मंच से जुड़ रहा हूँ, बट सबसे पहले तो कृष्णा जी आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। और सुनने में सबसे अच्छी बात जो हिंदी का संवाद हो रहा है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई वाज रियली, मतलब बहुत अच्छा लगा कि इतनी शुद्ध हिंदी का उच्चारण किया। और आशीष जी ने तो मतलब बाहर रहकर भी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा था देख सुनने में। और जब आप अपनी बातें सुना रहे थे तो मैं अपने और पुराने दिनों में गुजर चला गया था उस टाइम। मतलब मैं आप लोगों से कोरिलेट कर पा रहा था कि जो आप बता रहे थे वो हमारे साथ भी हुआ है। सो आई थिंक जस्ट आपने इतना कुछ बताया है, उसमें जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि मेरे लिए दोस्ती का मतलब वो होता है कि जहाँ पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप बात कर रहे हैं दूसरे आदमी से जो आपके साथ खड़ा है हमेशा, पर उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपसे, तो उसमें कभी भी आप लोगों का झगड़ा या मनमुटाव नहीं हो सकता। दोस्ती में कोई कमिटमेंट्स ऐसा नहीं होता कि कमिटमेंट है, बट देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता आपसे, आप जो भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्ती हमेशा एवर लास्टिंग रहती है। चाहे आप मिलें चाहे ना मिले, पर जो आप अपने सच्चे दोस्त हैं, अगर जो आप उनको कभी भी, रात को भी दिन में कभी भी आप अगर जो फ़ोन करें या मिलना चाहें, आपको मुसीबत है, तो आपके अच्छे दोस्त आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये मैंने देखा है। मैं बाहर रहता हूँ, बट अगर जो मेरे को कभी कुछ होता है और मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी है कभी भी किसी चीज़ की, और मैंने अपने दोस्तों को किसी भी टाइम अगर जो फ़ोन किया है, तो वो सब खड़े हैं। मैं इसका एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे एक मित्र हैं अभी, उनको कोविड हो गया था। ये मुश्किल से 4 या 5 महीने, 3-4 महीने पहले की बात है। और वो उन्होंने कोविड को थोड़ा लाइटली ले लिया, एंड उसके कारण उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड वो घर में ही थे और सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी। जब उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा हुआ है, हम सब लोग अलग अलग जगह थे, बट अगले 72 घंटे तक, जब तक कि वो अस्पताल में एडमिट नहीं हो गए, मेरे हिसाब से हर एक या आधे घंटे में कोई ना कोई उनसे बात कर रहा था। उनके लिए जो भी सहूलतें जो जुटानी थी दिल्ली में, वो सब कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, रिकवर हुए, 2 हफ्ते के बाद और वापस आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम लोग मिलते थे बार बार या बात इतनी रेगुलर करते थे, बट जब उनको ज़रूरत थी तो हर एक दोस्त जो भी था उस ग्रुप का, वो वहाँ पे था। और उनके दोस्त जो आगे थे वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे ब्लड की जरूरत पड़ी थी। तो मेरा कहने का मतलब है, दोस्ती तभी चल सकती है अगर जो आपकी अपेक्षा ना हो। आप रोज नहीं मिल रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जानते हैं कि कभी भी आप अगर जो फोन करोगे तो आपका दोस्त हमेशा खड़ा रहेगा। वो सब तो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, पवन दीक्षित, जिनके साथ मैंने आई थिंक 25 साल पहले हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी ग्वालियर में। मैं पहली बार ही ग्वालियर आया था, और हम लोग अलग अलग स्ट्रीम से आए थे, हम अलग अलग जगह से आए थे। और MBA का बैच इतना बड़ा होता है, मतलब 70 लोग होते हैं, उसमें से 7-8 लोग आप अपने ग्रुप, एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है। और सब अलग अलग तरह के लोग थे। मतलब हमारा जो ग्रुप है, जिसको हम उस टाइम 7 लोग थे, तो G7 करके बोलते थे।
तो हम आते थे और हर सब लोग अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग प्रांत से थे, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी उनके अंदर। बट जब तक 2 साल बाद जब हम वहां से निकले तो इतना अच्छा संबंध हो गया था कि अभी भी तक वो चालू है। पर वो मेरा कहने का मतलब है वो हमारी अगली जनरेशन में भी जा रहा है, जो हमारे बच्चे हैं वो भी आपस में बहुत अच्छे मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई से कि जो आप कैरी करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो आई फील कि दिस इज द राइट वे ऑफ हैविंग अ फ्रेंडशिप, और आप हमेशा खड़े रहेंगे अपने दोस्त के लिए। रिश्तेदारी में जैसा आपने कहा आशीष जी, रिश्तेदारी में एक्सपेक्टेशंस और डिससेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो लोग उसको एक पैमाने में मापने लग जाते हैं। बट दोस्ती में ऐसा नहीं होता। आप एक दोस्त से मिल रहे, दूसरे से नहीं मिले, बड़ा उसको पता है कि आपका अच्छा दोस्त है, कुछ कारण है तभी नहीं मिल पा रहे, और वो एवर लास्टिंग रहेगा। पवन जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं के से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। हम लोगों की बहुत बहस होती है, मतलब वो सबकी टांग खींचते हैं, और अच्छा भी है। मतलब कई बार वो रियलिस्टिक आपको एक मिरर की तरह भी काम करते हैं। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं या आपको ध्यान नहीं है, तो वो एज अ रिफ्लेक्टर आपको देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लिए बताते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह वापस आ जाते हैं, बट इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जब आप गुमराह हो रहे हैं तो उनको आपको वापस करके लेके आए और मोटिवेट करें। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्ती एवरलास्टिंग है, अपेक्षाएं मत रखिए, अपेक्षा होती भी नहीं दोस्ती में, एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यू। थैंक यू। जी रोहित जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जहाँ अपेक्षा है, अपेक्षा हो वहां दोस्ती कैसी, और जहाँ दोस्ती हो वहां अपेक्षा कैसी। तो ये दोनों ही चीजें हैं कि अपेक्षा होगी तो दोस्ती तो नहीं होगी। और चूंकि मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगी कि मैंने आपका जो आप सिंगापुर से उपस्थित हुए थे और मैंने आनंद और उसका बता दिया, इस त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पवन जी से भी और रोहित जी से भी। और ये शायद एक इत्तेफाक ही है, हमें तो पता नहीं था कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये दोस्तों को मिलाने वाला एक इत्तेफाक ही समझकर इसे माफ कीजिएगा। बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ रोहित जी आपको। और आप जो कह रहे थे कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें कहीं भी नहीं लगा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया के ही हो आप और इतनी अच्छी मातृभाषा बोल रहे हो, तो आप हमें बिल्कुल अपने से ही लग रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं पटल पर आमंत्रित करूंगी सम्माननीय पवन दीक्षित जी को, जो कि आनंद सहयोगी हैं और आपके मित्र भी हैं रोहित जी के। तो आज वो हमें क्या सुनाने वाले हैं। आनंद सहयोगी हैं तो आनंद में ही हमेशा रहते होंगे, और हमें किस प्रकार आनंदित करेंगे ये बस हमें देखना है। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय पवन जी को। धन्यवाद। ऐसा आनंद का तो खैर विषय ही है, जो आज का विषय ही आनंद में है, तो उसमें अतिरिक्त आनंद की या कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन रोहित ने कहा कि मैं खींचता रहता हूँ, तो वो तो आदत मेरी बहुत पुरानी है। और हम जो G7 हमारा ग्रुप है, तो वो सब अलग अलग शहरों में है भारतवर्ष के। एक दुबई में है, रोहित सिंगापुर में है, इस तरह से। लेकिन हम लोग मिलते रहते हैं तो वही हमें जीवंत रखती है। और एक आशीष भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वो एक कि किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए तो उससे कुछ हो ना हो, लेकिन वो जो अच्छे दोस्त होते हैं वो उसको भाभी कहने लगते हैं। तो रोहित ने भी एक बार ऐसे ही कहा था, इसको एक स्टेशन का, ग्वालियर स्टेशन का वाकया है, तो शायद इसको याद होगा। और ये बात 97 की है, बहुत पुरानी। और ये बात सच है, हमारा ग्रुप एक्चुअली हम ऑल इंडिया एग्जाम से, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी MBA हमारा फर्स्ट बैच था जो ऑल इंडिया एग्जाम से आया था। तो ग्वालियर के या लोकल लोग बहुत ही कम थे और ज्यादातर लोग बाहर के थे, दिल्ली वगैरह से। तो हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था MBA का। और लेकिन उसमें से जैसा कि होता है कि लाइक माइंडेड लोग दोस्त बनते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। तो जैसे जो हमारे मित्र भी 3 महीने पहले कोविड से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए थे, तो हम लोग एकदम ऐसा लगा था कि कैसे उस तक पहुंचे। मतलब वो दिल्ली में था, बहुत दूर नहीं था, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा था, खासकर रोहित की बात। रोहित एक साइंटिस्ट भी है, एक तरीके से देखा जाए तो MBA करने से पहले साइंटिस्ट और उस राह पे था, फिर भटक के गलती से MBA में आ गया। और उसके बाद लेकिन पुनः वो सीमेंस और उस तरह के अपने उसी जॉनर में वापस चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खास मतलब नहीं रहा MBA करने का इसके लिए। तो ये खासकर उसको सलाह देता था, तो गुस्सा भी आती थी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है या सुनने नहीं आ रहा। और
कई बार ऐसा लगता था कि मतलब उस समय सिर्फ वही एक चीज लगती थी कि अगर वो कैसे भी ठीक होना चाहिए, मतलब उन दिनों हमारे विचार में कोई और चीज आती ही नहीं थी। तो ये एक अद्भुत है, उसने तो हमसे नहीं कहा कि तुम हमारी चिंता करो या हमको सोचो। वो सक्षम भी है, सीनियर क्लास 1 ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वर्तमान में पुणे में एज कमिश्नर पदस्थ है, उस समय दिल्ली में था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने अपने स्तर पे जो कर सकते थे, जो ब्लड के लिए जो उसको जरूरत थी, हमने कितनी सारी वेबसाइट्स खंगाली, वो सब किया। तो किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन हमें हमारे अंदर से जो एक वेदना के अलावा जो एक चिंता उभर रही थी कि कैसे भी उसके लिए हम जो कर सकते हैं जहां बैठ के करें। मुझे लगता है ये दोस्ती के अलावा और किसी रिश्ते में नहीं हो सकता। कि कोई रिश्तेदार भी आपका होता तो सोचते, मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदार आपके लिए सोचते नहीं है, पर इतनी तीव्रता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती में हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी सब रिश्तों को आप डिफाइन करते हैं, ये हमारे मामा है, फूफा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, ताऊ का बेटा है, मामा का बेटा है, पर दोस्ती की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी दोस्त किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी जाति धर्म का, कहीं से भी आपका कोई भी दोस्त बन सकता है, और जब वो बनता है तो लाइफ लॉन्ग होता है, उसके लिए किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है। ये इतना सुंदर रिश्ता है और मुझे लगता है ये सबसे अनमोल रिश्ता है। जैसे माँ के रिश्ते को, माँ बच्चे के रिश्ते को अनमोल कहते हैं, लेकिन वो बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो मुझे लगता है जो दूसरा रिश्ता सबसे अनमोल बनता है वो दोस्ती का बनता है। बस फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। जी, बिल्कुल पवन जी, वास्तव में दोस्ती का जो रिश्ता रहता है वो बिल्कुल ही अनमोल है, उसे कोई खरीद तो सकता ही नहीं है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि माँ के रिश्ते के बाद जो दूसरा रिश्ता बनता है वो दोस्ती का ही है। और आपकी और जी, रोहित जी की दोस्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें आपको उनके बारे में पता है और आपने अपने बहुत संस्मरण भी सारी वो कह सुनाए। नहीं सकता इस ग्रुप में एक्चुअली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत मत कहिए। हमारे भी फ्रेंड्स की बहुत हमारे सारी भी बातें फ्रेंड्स हैं की जो बहुत हम सारी शेयर बातें नहीं जो कर हम सकते हैं। शेयर नहीं कर और सकते। आशीष बहरहाल जी ने ऐसे उदाहरण से माध्यम दिया तो वैसा भी हो सकता है। जी। जी, पवन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी, अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी उमंग गोस्वामी जी को। और मैं देख रही हूँ बड़ी ही उत्साहित बैठी हुई हैं उमंग जी। और अभी उत्साह का संचार होने ही वाला है पूरे पटल पर। मैं ससम्मान उन्हें आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कृष्णा जी। इतना सारा आशीष जी ने बोल दिया, सबने बोल दिया दोस्ती के बारे में, तो अब मैं क्या कहूँ। मैंने कुछ शब्दों को एक कविता में पिरोने की कोशिश की है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। दोस्तों की महफिल का भी अपना ही मजा है, दोस्तों की महफिल का भी अपना ही मजा है, बिना उनके जीवन लगता सजा है, बिना उनके जीवन लगता सजा है। अब कहीं कहीं बस गए हैं सब, अब कहीं कहीं बस गए हैं सब, अब लगता बहुत बुरा है, अब लगता बहुत बुरा है। फोन पर बातें तो हो जाती हैं, फोन पर तो बातें हो जाती हैं, पर वो एहसास अलग सा है, वो बचपन वाले ही एहसास नहीं होता। आप फोन पर बात कर रहे हो और वो मिल नहीं रहे हो, वो थोड़ा सा अलग सा एहसास है। फोन पर बातें तो हो जाती हैं, पर वो एहसास अलग सा है। कुछ तो बचपन के प्यार हैं, कुछ तो बचपन के प्यार हैं, और बाकी कॉलेज के यार हैं। कुछ तो बचपन के प्यार हैं और बाकी कॉलेज के यार हैं। अब कुछ बदला है तो उसके ऊपर मैंने लिखा है, और अब एक छोटी सी दोस्त है, मेरी बेटी है जो, और अब एक छोटी सी दोस्त है, माँ भी मेरी सहेली ही है, माँ भी मेरी सहेली ही है। और अब उनके बारे में बोलूंगी मैं थोड़ा सा, कि वो सुनेंगे तो शायद खुश होंगे या गुस्सा होंगे, मुझे पता नहीं। और अब एक छोटी सी दोस्त है, माँ भी मेरी सहेली ही है, पति थोड़ा सा नकचड़ा है, पति थोड़ा सा नकचड़ा है, पर उसकी दोस्ती का भी अपना ही मजा है। और अब जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ या मैंने पढ़ाया है, उनके बारे में लिखूंगी, लिखा है मैंने। मैं कभी भी परेशान होती हूँ ना, तो मैं उनके साथ कभी लूडो खेल लिया, बातें कर ली, मुझे इतना सुकून मिलता है कि शायद ही कहीं और मिले। कुछ प्यारे बच्चे हैं,
कुछ प्यारे बच्चे हैं जो मुझको लगते अच्छे हैं, कुछ प्यारे बच्चे हैं जो मुझको लगते अच्छे हैं, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, वो मेरे साथी लूडो में पक्के हैं, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, वो मेरे साथी लूडो में पक्के हैं। बहुत साल में पहले मैं पढ़ाती थी, एक बच्चा था, गोपाल नाम था उसका, उसे मैंने राखी बांधना शुरू किया। वो मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं उससे कैसी भी बातें करूं, आज तक वो मेरा बना हुआ। बहुत साल हो गए इस बात को, बहुत साल। एक छोटा सा बाल गोपाल है, एक छोटा सा बाल गोपाल है, जो भाई मेरा यार है। एक छोटा सा बाल गोपाल है, जो भाई मेरा यार है। और एक छोटी सी बहन है, उसके बारे में, उसका नाम आशी है। एक छोटा सा बाल गोपाल है, जो भाई मेरा यार है। एक आस वाली आशी है, एक आस वाली आशी है, जो बनती मेरी दादी है। एक आस वाली आशी है, जो बनती मेरी दादी है। इन सबसे जीवन मेरा है, इन सबसे जीवन मेरा है, जो दिल को सुकून देता है। सब कब तक कितने साथ हैं, सब कब तक कितने साथ हैं, अभी आगे जीवन का खेला है, अभी आगे जीवन का खेला है। धन्यवाद। आपने तो सारे रिश्तों को दोस्ती में बांधकर यहाँ पर बड़े अच्छे से प्रस्तुत कर दिया। आपकी मम्मी भी आ गई, बिटिया भी आ गई, पति भी आ गए, दोस्त भी आ गए, भाई बहन सब, कोई रिश्ता ऐसा लग रहा है आपकी कविता से वंचित नहीं रहा है, और उन्हें एक माला में पिरोकर आपने दोस्ती का रूप दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी आपको। और हम और भी कविताएं सुनेंगे। अंशुमान जी, हिना जी है नहीं क्या पटल पर उपस्थित? हैं जी मैम, बिल्कुल यही हाँ। है, सुन बस सबका। मैं अब दिल्ली से ही हमारी पटल पर उपस्थित हुई सम्माननीय हिना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता संस्मरण जो भी सुनाना चाहते हैं उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हिना जी। शुक्रिया कृष्णा मैम। उमंग जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इस बात से कि दोस्त जो है वो अलग अलग लेवल पे बनते हैं। स्कूल के दोस्तों की कुछ और बात होती है, जिनका साथ काफी ज्यादा लंबा होता है और गहरा भी होता है। कहते हैं कि सही मायनों में जो दोस्ती होती है वो स्कूल वाली दोस्ती होती है, क्योंकि शायद काफी वक्त हमने साथ बिताया होता है। कॉलेज वाली दोस्ती भी अच्छी खासी होती है, पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आड़े आ जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं और कम समय मिलता है। पर उसमें भी काफी गहरे दोस्त बनते हैं। डिपेंड करता है कब किसको कौन कहाँ कैसा दोस्त मिला। दोस्त तो बच्चे भी बन जाते हैं, और जब आप टीचर जैसे प्रोफेशन में आते हैं तो बच्चे ही आपके सबसे बेस्ट वाले दोस्त बन जाते हैं। जो अपने दोस्त भी शायद कहीं इतने मशरूफ हो जाते हैं, जो फिक्र नहीं करते, वो स्टूडेंट कर जाते हैं। तो कुछ यादें कुछ बटोरते हुए कुछ लिखने की कोशिश की है, जो अपनी कविता के थ्रू मैं सुनाना चाहूंगी। मेरा नायाब दोस्त। अब जो जो अपने आप को नायाब दोस्त समझे वो अपने ऊपर ले ले इस कविता को, जो ना समझे वो उसकी मर्जी। मेरे पास एक दोस्त जो है नायाब सा, मेरे पास एक दोस्त जो है नायाब सा, फूलों का गुलदस्ता कहूं या खुशियों का गुब्बारा, फूलों का गुलदस्ता कहूं या खुशियों का गुब्बारा, जिसके होने से ये जिंदगी गुलजार है। कभी इमली सी खटास तो कभी मीठा पान सा, कभी इमली सी खटास तो कभी मीठा पान सा, और क्या तारीफ करूं, मेरे पास एक दोस्त है नायाब सा। धरती गोल है और उसमें एक दोस्त गोल मटोल सा, धरती गोल है और उसमें एक दोस्त गोल मटोल सा, जो हर बिगड़े काम में साथ दे, एक दोस्त है नायाब सा। तारीफ शहद में लपेट के तारीफ शहद में लपेट के क्या करूं, औरों की तरह नहीं मैं, तारीफ शहद में लपेट के क्या करूं मैं, औरों की तरह नहीं मैं तीखी मिर्ची तू मीठा गुड़ सा, मैं तीखी मिर्ची तू मीठा गुड़ सा, मेरे दोस्त क्यों है तू इतना प्यारा सा। दोस्ती कोई एक दिन की बात नहीं, साथ है जैसे पूरी जिंदगी सा। दोस्ती कोई एक दिन की बात नहीं, साथ है पूरे जिंदगी सा। तू ही तो है मेरा दोस्त जो है बहुत नायाब सा, तू ही तो है मेरा दोस्त जो है नायाब सा। शुक्रिया।
जी, बिल्कुल, हम सभी लोग मुझे लग रहा है समझ रहे हैं कि हम भी नायाब ही हैं और हम सब भी आप ही के दोस्त हैं। क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि जो अपने को नायाब समझे, वो इस कविता को अपने ऊपर ले ले, तो हमने तो ले लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद हिना जी आपको और बहुत सुंदर कविता आपने मंच पे यहाँ पटल पर रखी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अंशुमान जी, आप सुना दीजिए कुछ। माइक बंद है अंशुमान जी आपका, माइक बंद है आपका। जी मैम। जी, फिर हम मैं अध्यक्ष बिल्कुल उद्बोधन या अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सम्माननीय उपमन्यु जी से बात करेंगे। जी मैम। जी मैम, बिल्कुल मैं इस मित्रता दिवस पे बोलने को बहुत उत्सुक था, और जब बात चली, आशीष जी ने बोला था कि उनके पास ऐसे दोस्त थे जो भाभी जी बोल दिया करते थे समझकर, तो इस तरह के दोस्त मेरे पास नहीं रहे। मेरे पास एक्चुअल में एक दोस्त था जिसे मैं, जो अभी डॉक्टर है जयपुर में, हरीश डुलानी है उसका नाम। तो हम दोनों अक्सर गाड़ी से घूमते थे। हमारे तो हमें ये लगता था, हम दोनों में ये कंपटीशन होता था कि वो जो हरीश है वो कहता था कि ये लड़की मुझे देख रही है, मैं कहता था कि नहीं नहीं ये मुझे देख रही है। तो हम में इस तरह का कंपटीशन होता था, जो आज भी है। आज भी जैसे वो कभी जयपुर से आता है यहाँ, तो हम जैसे साथ में अगर जाते हैं या खड़े रहते हैं, कहीं कोई देखता है, तो आज भी वो ये कहता था कि मुझे देख रही थी। और मुझे रहता है कि मुझे देख रही थी। तो ये सब चलता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जहां तक दोस्ती की बात है, मैं एक बात कहूं, जब हम छोटे थे तो एक समय था हम सब दोस्त मिलकर एक बहुत बड़ा वक्त हम साथ मिलकर काट दिया करते थे। और फिर जब वक्त ऐसा आया कि वक्त ने हम दोस्तों का साथ काट दिया, हुआ ये कि सारे दोस्त, कोई जयपुर सेट हो गया, कोई अमेरिका सेट हो गया, कोई हैदराबाद चला गया। मैं एक्चुअल में मैं सोचता था पहले कि लड़कियों का क्या जीवन होता है, मतलब लड़कियों की क्या दोस्ती होती है, दोस्ती का क्या जीवन होता है। जो लड़कियां उम्र भर साथ रहती हैं, शादी के बाद फिर वो दूसरे घर चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, तो जो उनकी दोस्ती होती है वो कट जाती है। जबकि लड़के हमेशा वहीं रहते हैं, तो वो उम्र भर उनकी दोस्ती चलती है और वो खुश रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मेरी बीवी तो, चूंकि उसकी शादी लोकल ही हुई है, तो उसकी तो जो फ्रेंड है वो तो उससे मिलती है लगातार। लेकिन मेरे दोस्त सब इतने दूर दूर चले गए और वहीं सेटल हो गए कि वो वाकई नहीं मिल पाते मुझे, सब बरसों तक नहीं मिल पाते। तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ, अगर शायद ऐसा नहीं सोचता तो मेरे दोस्त मेरे पास ही रहते। जी मैम, ये सब बातें हैं। और कभी कभी जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों से जो बचपन के दोस्त हैं, तो निश्चित तौर से बिल्कुल भावुक हो जाते हैं हम। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, बात नहीं करें। फिर भी बात तो करनी रहती है, तो करते हैं, तो उस दिन हम वाकई बहुत भावुक हो जाते हैं। जी मैम, थैंक यू। कृष्णा जी, 1 मिनट चाहूंगा आपसे कि इस बात को लेकर मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद आया। मेरा एक मित्र है मनीष करके, बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब हर सुख दुख में उसने मेरा बहुत साथ दिया है। तो वो थोड़े दिन के लिए यूएस आया था, तो मैं भी यूएस में था। तो वो लगभग रोज हम लोगों की शाम को, वो अपने घर से जब ऑफिस से घर जा रहा होता तो लगभग रोज मुझे कॉल करता था। और कॉल करके वो पहला जो वाक्य बोलता था, वो ये बोलता था, क्या यार आशीष, तुम कभी याद ही नहीं करते, जबकि हमारी रोज बात होती थी। और फिर वो ऐसा, मतलब वो परंपरा चल पड़ी कि अब जब भी हम लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, हम हेलो नहीं बोलते, हम लोग एक दूसरे को, क्या यार तुम याद नहीं करते। तो वो इतना हंसी मजाक वाला हो गया है। और रही बात जो आपके साथ हुआ अंशुमान जी, उसके लिए मैं वाकई काफी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि आपके सारे दोस्त अलग हो गए। बट बोलते हैं ना, आज के जमाने में स्त्री और पुरुष सब बराबर हैं, सबके साथ कुछ भी हो सकता है समान रूप से। तो लेकिन आपकी जो दूसरी दोस्ती आपने बताई, हेल्दी कंपटीशन वाली, वो काफी रोचक थी। और कृष्णा जी, पिछली बार गलती हुई थी, पर इस बार मैं गलती नहीं होने दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप भी आएं और आप भी अपनी विचार, और अगर कोई कविता है मित्रता के ऊपर, तो हमारे साथ साझा करें। आपका स्वागत करूंगा मैं। जी, धन्यवाद आशीष जी और धन्यवाद अंशुमान जी।
और आप अंशुमान जी ने जैसा कि अभी बताया कि बहुत सारे मित्र अभी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अभी कितने सारे मित्र आपके साथ बैठे हुए हैं जो नए हैं और हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। ये भी तो कितनी खुशी की बात है। आप जब कहते हैं हम आपके कार्यक्रम के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं कि नहीं, अंशुमान जी का कार्यक्रम है और हमें जाना है। तो ये मित्रता और दोस्ती वाला भाव ही तो है कि जो हमें आपसे जोड़े हुए हैं। तो पुराने दोस्त, ये हम थैंक यू। मानते हैं कि जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, क्योंकि हमारे अतीत को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो उन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। बहुत सारी शरारतें उनके साथ की हुई रहती हैं, तो उनको नहीं भुला सकते हैं। लेकिन नए दोस्त भी बनते हैं, तो वो उनके साथ भी हमारी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ होती है कई लोगों के साथ। तो जैसा कि आशीष जी ने मुझे कहा है कि मैं कोई संस्मरण सुनाऊं, तो मेरे जीवन को बदलने वाले मेरी एक मित्र हैं जो अभी वर्तमान में साइंस कॉलेज में है, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव मैम। वो प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर हैं। सन 2007 में जब मेरे पति का निधन हुआ था, तो उस समय पर मुझे ऐसा लगा था, मेरी एज भी बहुत कम थी, और उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया है। मैं कॉलेज में जाती थी तो ऐसा मुझे थोड़ा सा अपराध बोध सा लगता था कि मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊं, कैसे हंसूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो एक बार मैं बैठी हुई थी कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट के बाहर, और मेरे आंखों में आंसू थे, तो उनका उधर से निकलना हुआ। तो वो कहने लगे कि कृष्णा क्या हो गया? तो मैंने बोला नहीं मैम कुछ भी नहीं। तो बोले कि नहीं कृष्णा तुम ऐसे मत करो, और हमें हमारी वही कृष्णा चाहिए जो इतनी हंसती मुस्कुराती रहती थी। तो पता नहीं ये कितना सा छोटा सा सेंटेंस उन्होंने कहा था, लेकिन वो मेरे अंदर तक घर कर गया कि मैं क्यों इतनी दुखी रहती हूँ, क्यों इतनी वैसी, या क्यों मैं रोऊं। मैं कोई कमजोर थोड़ी ना हूँ जो मैं इस तरह से करती हूँ। उनके इतने छोटे से वाक्य ने मेरा पूरा जीवन बदल लिया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। जो हो गया मेरे साथ मैं उसको बिल्कुल भी नहीं, उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाऊंगी। यानी जो मेरे साथ हुआ है उन परिस्थितियों से मैं संघर्ष करूंगी, जूझूंगी और लड़ूंगी और अपने आप को स्थापित करूंगी। और आज शायद मैंने अपने आप को स्थापित भी कर लिया है। मेरा अपना अस्तित्व है, मुझे लोग अपने मेरे नाम से ही जानते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसका सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूंगी। इस पटल के माध्यम से शायद वो सुन रही हो, तो मैं इस पटल के माध्यम से पूरा श्रेय मेरी बहुत सरिता सुंदर। श्रीवास्तव को देना चाहूंगी। और उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। और मैं तो हमेशा ही हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। और अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो एक कविता मैंने लिखी थी, जैसे आशीष जी ने पिछले साल लिखी थी, वैसे ही मैंने भी पिछले साल ही लिखी थी। इस बार तो मैं कुछ लिख नहीं पाई। तो मित्रता के ऊपर ही मेरी कविता है कि स्वागत है। सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र तोड़ नहीं, मित्रता का कोई मोल नहीं। जीवंतता है वहां, मित्रता है जहां। जीवंतता है जहां वहां, मित्रता है वहां। मित्रता है तो रंग है, मित्रता है तो रंग है, वरना दुनिया बेरंग है। बहुत मित्रता सुंदर। वह बहुत फल सुंदर। है, मित्रता वह फल है, रहता हर आदमी वहां मगन है। अमीरी गरीबी का भाव नहीं जहां, अमीरी गरीबी का भाव नहीं जहां, मित्रता पनप जाती है वहां। कृष्ण बहुत सुंदर। सुदामा का चरित्र महान, कृष्ण सुदामा का चरित्र महान, मित्रता थी उनकी पहचान। मित्रता है बहुत तो मौज मस्ती है, मित्रता है तो मौज मस्ती है, वरना जीना जबरदस्ती है। मित्रता बहुत ही खूब। वो परिंदा है, मित्रता ही वो परिंदा है, उन हौसलों से ही हम जिंदा हैं। मित्रता ही वो परिंदा है, उन हौसलों से ही हम जिंदा हैं। मित्रता वह रिश्ता है, एक दूसरे के लिए फरिश्ता है। मित्रता बहुत वह सुंदर। रिश्ता है, एक दूसरे के लिए फरिश्ता है। बिन स्वार्थ जो आए काम, बिन स्वार्थ जो आए काम, मित्रता है उसका नाम, मित्रता है उसका नाम। जिंदगी की बहार मित्रता, जिंदगी का आनंद मित्रता, सुख दुख का साथी मित्रता, हंसी खुशी के साथ मित्रता। सच्चे मित्र चाहते हो, सच्चे मित्र चाहते हो तो सच्चा बनना भी पड़ेगा। सच्चे मित्र चाहते हो तो सच्चा बनना भी पड़ेगा।
यूं ही नहीं कोई गीत बनेगा, यूं ही नहीं कोई गीत बनेगा, यूं ही नहीं हमारी जुबान पे चढ़ेगा, यूं ही नहीं हमारी जुबान पे चढ़ेगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, शानदार, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर लिखा है कृष्णा जी। थैंक यू जी। ये मेरे मन के भाव और मेरा छोटा सा संस्मरण था जो आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किया। मैं बहुत कम अपना ये वाला संस्मरण सुनाती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, लेकिन आज ये ऐसा पटल था जिसके माध्यम से जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आई, उनके पास ये संदेश जाना था, इस वजह से मैंने ये संस्मरण आप सभी के सम्मुख रखा और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय विजय उपमंत्री जो आनंद के योग्य जिला जी हमारे साथ सौरभ कमठान जी जुड़े हुए हैं। जी अभी कोई रह गए हैं अंशुमान जी? जी सौरभ जी हैं जी हमारे सौरभ, बीच, जी सौरभ जी, जी जो जी जयपुर से हैं। सौरभ हमारे परिचय करा दूं। जी सौरभ कमठान जी, हमारे सौरभ कमठान जी को मैं नमस्कार करता अपनी बचपन की याद ताजा कर रहे हैं। जी आप हमारे सभी साथ को मैं मैं सभी नमस्कार दर्शकों करता को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ सौरभ कमठान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। और सौरभ जी अपनी क्या खुशबू क्या सुरभि फैलाएंगे हमारे पटल पर, ये सौरभ जी ही जानते हैं और हम थोड़ी सी ही देर में ये सब जान लेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सौरभ जी। आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस मंच को साझा करने का मौका मिला। मैं ये तो कहूंगा कि दोस्ती बेवजह होती है, लेकिन आज दोस्ती की वजह से मैं इस मंच पे हूं। दोस्ती होती तो बेवजह है, लेकिन आज तो मैं विजय कुमार शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और आप सबको सुनने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। इस दुनिया में अगर और इस धरती पे कोई अद्भुत रिश्ता है तो वो दोस्ती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये हमको विरासत में तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारी विरासतें हमको देके जाता है। स्मरण के तौर पे मैं क्यों कह रहा हूं ये अद्भुत रिश्ता है और विरासत हमें देके जाता है। मैं एक 2-3 छोटे छोटे स्मरण साझा करूंगा। एक दोस्ती का स्मरण मेरे पिताजी के साथ का है। जन्म लखनऊ में हुआ और उनकी पूरी एजुकेशन सब कुछ लखनऊ में कानपुर कॉलेज में हुई। उसके बाद ग्वालियर में एजी ऑफिस में वो जॉब करते थे। तो जॉब के दौरान कानपुर कॉलेज में उनके साथ उनके एक मित्र पढ़ते थे 5वीं क्लास में, प्रमोद कुमार शर्मा। 5वीं क्लास के बाद मेरे पिताजी से उनकी मुलाकात लगभग 45 साल के बाद हुई। तो 45 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, शक्ल बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन दोस्ती कैसे नहीं बदलती ये मैं आपको बताता हूँ। शर्मा वो लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश सेटल हो गए भिंड में, और भिंड में उन्होंने एक जनरल स्टोर खोला। मेरे पिताजी केंद्रीय कर्मचारी थे और भिंड में चुनाव हो रहा था, तो इलेक्शन की ड्यूटी के दौरान वो वहां गए। उनको नहीं मालूम था कि ये उनके बचपन की मित्र की दुकान है, और ना उस मित्र को मालूम था कि मेरा 40-42 साल पुराना मित्र आज आएगा, और आएगा भी तो पहचान कैसे होगी। तो मेरे पिताजी अचानक से उस दुकान पे पहुंचते हैं और उनसे कुछ सामान खरीदते हैं। वो सामान देता है और फिर उनसे कहता है, क्या आपका नाम, मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश चंद्र कमठान था। वो उनसे पूछता है, क्या तुम राकेश हो? तो वो मेरे पिताजी उनसे कहते हैं, हाँ, बट मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ और कभी आपसे। बोले, नहीं, हम और तुम कानपुर कॉलेज लखनऊ में 5वीं क्लास में पढ़ते थे। सो ये एक दोस्ती का ही रिश्ता है जो आपको इतने साल पुराने बंधन को आपकी आवाज से पहचान लेता है, क्योंकि 40-42 साल की उम्र में आदमी की शक्ल, वेशभूषा सब कुछ बदल जाती है। तो शायद ये एक दोस्ती का ही रिश्ता था जिसने पहचान दी।
दूसरा स्मरण सुनाता हूं कि दोस्त है एनर्जी का स्रोत है। आप कितने भी दुखी हो, किसी क्लोज रिलेटिव का फोन हो जाए तो शायद आप अवॉइड कर देंगे, लेकिन दोस्ती आपको एनर्जी देती है, ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी देती है। अभी कोविड के दौरान मेरे एक मित्र रायपुर में है और मैं चूंकि आजकल जयपुर में हूं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे फला दोस्त दिल्ली में थे, उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है और वो जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुम क्या उनके लिए ऑक्सीजन और हॉस्पिटल का अरेंजमेंट्स कर सकते हो? तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, कि एक किसी अनजान व्यक्ति के लिए, जिसको मैं ना कभी मिला हूं ना जानता हूं, केवल एक दोस्ती के कारण आई एम गिविंग माई ऑल एफर्ट्स। So this is only possible in the relationship of friendship. ये दुनिया का वो अद्भुत रिश्ता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। हमको जन्म से नहीं मिलता, लेकिन शायद पूर्व जन्म का रिश्ता जरूर होता है और अगले जन्म में भी हम इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये मेरा मानना है। ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि गुड फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, हार्डर टू लीव and impossible to forget. Thank you so much all of you, क्योंकि आप सबने इतने अच्छी अच्छी बातें बताई कि मैंने जो लिखा था मुझे लग नहीं रहा कि मैं अब उन सबको साझा करूं। और दिस इज एंडलेस टॉपिक। once again wishing you all a very happy Friends Day. Thank you so much. धन्यवाद सौरभ जी, बहुत सुंदर आपने अपने संस्मरण सुनाए। और जो आपके संस्मरण थे, जैसा कि आपने बताया कि हम कोई भी अगर हमारे पास मैसेज या टेलीफोन या मोबाइल पे जब फोन आता है तो हम सभी का जो फोन है अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी फ्रेंड का है तो हम घंटों बतिया भी लेते हैं। हम देखते हैं जब हम घर के दरवाजे पर अपने फ्रेंड को छोड़ने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां भी एक घंटे खड़े होकर हम उनसे बात ही कर रहे हैं, और ये कहते हुए कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी घंटों बीत जाते हैं। तो दोस्ती का रिश्ता इसी तरह से अनमोल है और हम सभी उस रिश्ते को निभा रहे हैं। और आज हम कहीं ना कहीं पर हमारे अतीत के मित्र में या फिर वर्तमान का जो हमारा मित्र है उससे जुड़े हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संदेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं, पुराने मित्रों के, नए मित्रों के, और व्हाट्सएप पर तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें मित्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। तो वास्तव में जैसा कि हिना जी और उमंग जी बता रही थी कि हमारे स्टूडेंट भी आजकल हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त तो कोई भी हो सकता है, कोई भी दोस्ती की अनुभूति करा सकता है, बस उसमें सच्चाई होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ सम्माननीय सौरभ जी को कि उन्होंने अपनी जो खुशबू है, वो खुशबू फैलाकर हमें सराबोर कर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय जिला समन्वयक आनंद संस्थान, सम्माननीय उपमन्यु जी को, विजय कुमार उपमन्यु जी को, कि जो कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आनंद संस्थान के जिला समन्वयक हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम भी उनके माध्यम से होते आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही शायद सम्माननीय सर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो पाई थी। मैं उसके लिए पटल से ही उनसे माफी चाहती हूँ और सादर आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय विजय सर। धन्यवाद कि आपने अपनी बात को जो है 2 दिन पहले के उसी कार्यक्रम से जोड़ा है। दरअसल 2 दिन पहले 30 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस था और उसी दिन हमने आनंद संध्या का आयोजन किया था। और जो आज की चर्चा चल रही है पूरी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्षता का दायित्व जो है पहली बार मुझे प्राप्त हुआ है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे निर्वहन किया जाता है, परंतु ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ये लग रहा है कि कुछ एड ऑन मुझे भी करना है इसमें। तो उसी एड ऑन के तहत मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने अपनी बातों में जो रखा मित्रता को, तो परसों की ही बात से मैं जोड़ रहा हूँ उसको, कि उसमें एक कवियत्री जो कृष्णा सिंह जी की मित्र भी हैं, सीता पवन जी जो, तो उन्होंने मित्रता की जो शीर्षक था उनकी कविता का वो था अपरिभाषित मित्रता।
तो वही मुझे लगता है कि मित्रता को परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, और अब वाकई में अपरिभाषित मित्रता है कि उसके केवल मुखड़ा तो कहूंगा, क्योंकि ये उनका ही अधिकार है, उन्हीं की रचना है, इसलिए सारे रिश्तों को परिभाषा में सीमित करने के बाद निश्चित ही भगवान ने बनाया होगा अपरिभाषित मित्रता को। तो निश्चित रूप से जो है हम सभी लोगों ने आज जाना है कि, और जिस तरीके से मेरे अभी मित्र सौरभ कमठान ने जो बात रखी थी, मैं अपनी बात को एक मेरी रचना नहीं है, लेकिन वही एड ऑन वाली बात जो मैंने कही, मैथिलीशरण गुप्त की रचना जो है वो मुझे लगता है कि सबके दिल को जो है बहुत सुकून और अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ एक मेरे मित्र मुरैना से श्री मणिन्द्र कौशिक जी हैं, उनकी भी एक रचना मैं आपके साथ रखूंगा। और सबसे पहले मैं मैथिलीशरण गुप्त की वो रचना जो सभी लोगों ने शायद सुनी होगी, लेकिन आज के इस समय में प्रासंगिक लग रही है मुझे, कि तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सरोबार कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। तो मित्रता की बहुत अच्छी मुझे रचना ये लगी। और जैसा कि अभी सौरभ जी ने कहा था कि बहुत कुछ अपन सोच के रखा था, लेकिन जब हम बात करते करते यहाँ तक पहुंचे तो मुझे फिर वही बात आई कि आज जो मेरे मित्र ने मुझे कविता जो भेजी थी, तो मैं उनकी कविता अपनी मित्रता में एड ऑन करते हुए आपके बीच में रख रहा हूँ मैं, कि मणिन्द्र कौशिक जी मुरैना से, उन्होंने मुझे जो कविता भेजी मैं पढ़ रहा हूँ उसको। रक्त नहीं पर रक्त से गाढ़ा, हमारे जो संबंध होते हैं उनकी गहराई को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिया है इसमें। रक्त नहीं पर रक्त से गाढ़ा, दिल से दिल का ये नाता मित्रता, भाव धरा पर फूल खिलाकर, भाव धरा पर फूल खिलाकर उदास मन को वह हंसाता, दिल से दिल का यह नाता, क्षीण विवेक होता जब जब उलझन में सन्मार्ग दिखाता, दिल से दिल का यह नाता, बहुत खूब। चेतना में साथी बनकर प्रेरित करता, राह दिखाता, दिल से दिल का यह नाता, नैनों की भाषा पढ़कर वह मन में चुपता, दंश मिटाता, दिल से दिल का यह नाता, रक्त नहीं पर रक्त से गाढ़ा यह नाता। तो ये मुझे लगा कि इससे गहराई में मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने ये बात आपके सामने रखी। और आज का जो आयोजन, निश्चित रूप से मैं अंशुमान जी को कहूंगा कि ना, आप जो पूरी टीम है वो मेरी मित्र है, पवन दीक्षित जी और जो सभी लोग मित्र आज जुड़े हैं। और कल तक एक असमंजस की स्थिति थी कि हम शायद इस आयोजन को लेके, लेकिन उन्होंने कल एक मोटिवेशन से उस चीज को संकल्प में लिया और एक अच्छे आयोजन को उन्होंने किया। तो मैं उनको तहे दिल से इस मंच पर लाने के लिए और इस आयोजन को करने के लिए धन्यवाद भी दूंगा। मेरी बात यहीं समाप्त। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले तो सीता जी की जो कविता आपने कही, यहाँ पर वास्तव में परिभाषित नहीं कर सकते हैं हम उस रिश्ते को, और उन्होंने उसको परिभाषित कर दिया अपनी कविता में, मित्रता जैसे रिश्ते को। और जो मुरैना से आप बता रहे हैं कि आपके साथी ने वो कविता पहुंचाई जिसका वाचन आपने किया, मणिन्द्र कौशिक जी, मणिन्द्र कौशिक मुरैना से। जी, महेंद्र कौशिक जी मुरैना जी मुरैना से। तो बहुत सुंदर कविता उन्होंने बनाई है कि वास्तव में मित्रता का जो रिश्ता होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, उसे कभी भी पतला नहीं किया जा सकता है। तो बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और आपने जो कविता का वाचन यहाँ पर किया उसके लिए। अब मैं सम्माननीय अंशुमान शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की हमारी समापन बेला है, और उसके लिए हमारे जो अतिथि हमारे पटल पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपना अनमोल समय दिया है, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें। सम्माननीय अंशुमान शर्मा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाकई आज जो विचार हमें सुनने को मिले हैं, जो हमने समझा है, तो हम ये उसे साफ साफ समझ में आया है कि जो हमारे अतिथि हैं वो बौद्धिक स्तर पर तो सक्षम है ही, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं किसी को, लेकिन वैचारिक रूप से भी वो इतने मजबूत हैं कि उनके विचार समझने के बाद आज हम कह सकते हैं कि वाकई वो हिंदुस्तान के बाहर है तो भी हिंदुस्तान में है, और जो हिंदुस्तान में है वो भी वाकई
हिंदुस्तान के संस्कार को लेकर जी रहे हैं और चल रहे हैं। निश्चित तौर से भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की जो वैचारिक शक्ति है, यही एक शक्ति है जो हमें एक दूसरे को जोड़ती है, और जो मन में जो हमारे भाव हैं, जो मन में हमारे भाव आते हैं, वो हमारे इन्हीं संस्कारों की वजह से आते हैं। और इसी वजह से हम इंसानियत, यानी कि जो इंसान है, उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो उसका जिसे हम कह सकते हैं जो उसका यथार्थ है, व्यक्तित्व का, जिसे कि इंसानियत कहते हैं, तो वो इंसानियत मित्रता के भाव से ही जिंदा रहती है। और दुनिया की सारी जो मिठास है, वो मैं समझता हूँ कि मित्रता के भाव में सम्मिलित है। जहां तक एक बात आती है मित्रता के ऊपर, मैं एक प्रसंग और कहना चाहूंगा कि जैसे पहले मेरे मित्र घर के जैसे मुझे आवाज लगाते थे, तो वो मेरा नाम बुलाते थे, तो वो आवाज सुनने के लिए, वाकई कानों से वो आवाज सुनने के लिए वाकई मैं आज भी व्याकुल रहता हूँ कि काश मुझे कोई आवाज लगाए। लेकिन चूंकि वक्त बदल गया है, वो सब अपने अपने बाहर सेटल हो गए हैं, तो अब वो आवाज मुझे कान से सुनाई नहीं देती, वो बाहर आके नहीं बोलते, लेकिन वो आवाज अब मन की आवाज में बदल गई है। हम जब मन से एक दूसरे को याद करते हैं, तो हमारे फोन बिल्कुल आ जाते हैं और बात हमारी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्ती हमेशा जिंदा रहती है। दोस्त आपके साथ है तो, दोस्त आपके साथ नहीं है तो भी उस समय भी दोस्ती जिंदा रहती है। तो मित्रता के इस भाव को मैं नमन करता हूँ। आप सभी के संस्कार, आप सभी के विचार और व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे आदरणीय आशीष तिवारी जी अमेरिका से लंदन से पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर से उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और उनकी बातों से हमारा जो मन है वो निश्चित तौर से और भी सरल हुआ है दोस्ती के भाव को लेकर। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रोहित सिंह जी जो सिंगापुर में है, और वाकई इतना सरल व्यक्तित्व उनका, इतने सरल विचार उन्होंने जो दिए हैं, तो निश्चित तौर से उसे हमें दोस्ती को समझने में और हमें आसानी हुई है। तो मैं आदरणीय रोहित सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सौरभ कंठान जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर सी बातें या बहुत सुंदर सा प्रसंग रखा कि दोस्ती आवाज शकल से न शकल से तो छोड़िए, अगर आप आवाज भी एक दूसरे की सुनते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये हमारा दोस्त बोल रहा है। निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ सौरभ कंठान जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कार्यक्रम में जुड़ी आदरणीय मैम हिना धारीवाल मैम का। हिना धारीवाल मैम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जहां तक देखो दोस्ती की बात है, तो मैं उमंग गोस्वामी जी का नाम भी लेना चाहूंगा, क्योंकि उमंग गोस्वामी जी से जब भी हम कहते हैं कि आपको कार्यक्रम के लिए हम इन्वाइट करते हैं आशीष जी के थ्रू, तो वहां से उमंग गोस्वामी जी का मैसेज ये आता है कि मेरे साथ एक दोस्त और आएगी मेरी। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हिना धारीवाल उनके साथ रहे। निश्चित तौर से इस दोस्ती के इस भाव को मैं नमन करूंगा, बारंबार नमन करूंगा। और वाकई यही दोस्ती है कि जब जहां आपकी जरूरत पड़े, जहां आपको प्रमोट कर रहे हैं, वहां आप अपने दोस्त को भी लेके चले कि नहीं नहीं इन्हें भी साथ लेके चलना है। तो आपके इस भाव को नमन करता हूं। मैं हिना धारीवाल को नमन करता हूं, उमंग गोस्वामी जी को नमन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। कृष्णा मैम का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही है। निश्चित तौर से उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो अगर समय बहुत करीब, जिससे मेरी मैं समझता हूँ ज्यादा बात हो रही है, ज्यादा जिसका मैं सहयोग ले रहा हूँ, तो वो कृष्णा सिंह मैम ही है, जिनका मैं लगातार सहयोग ले रहा हूँ और जिनके साथ ये कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो भी हमारे कार्यक्रम है, उसमें सफलता का श्रेय अगर जाता है तो कृष्णा सिंह मैम को ही जाता है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कृष्णा मैम की सहमति और सहयोग का ही ये फल है कि हम ये कार्यक्रम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। मैं हमसे जुड़े सभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जो पवन दीक्षित जी आनंदम सहयोगी हैं, क्योंकि पवन दीक्षित जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था जब मैंने उनसे बात की। तो पवन दीक्षित जी का सुझाव था कि जब चूंकि हम मित्रता दिवस पर बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे अपने उनके मित्रों को भी लेके आए, ताकि वो मित्र आपस में एक दूसरे की बात कर सके या एक दूसरे की कुछ पोल खोल सके। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ पवन दीक्षित जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया था आपने। और इस सब से ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ काफी सफल और सार्थक सिद्ध हुआ। और हमसे जुड़े सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमसे लगातार जुड़े रहे और उन्होंने अपने कमेंट्स, अपने भाव हम तक पहुंचाए। निश्चित तौर से हम यही सबसे कामना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपने जीवन में जो समय, आपाधापी का समय, तनाव का समय, अगर उसमें से
डिप्रेशन तनाव से अगर आपको निकलना है तो आप अपना समय दोस्तों को जरूर दें। आप निश्चित मानिए अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, स्फूर्ति आती है। तो आप अपने दोस्तों से जरूर मिलिए और अगर अब तक आपने फोन नहीं किया और वो आपसे बाहर है तो फोन कीजिए और रूठे तो उन्हें जरूर मनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंशुमन जी विजय सर का आभार रह गया। जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मैं ये कहना चाहूँ, 1 मिनट में अंशुमान जी को रोकना चाहूंगा। ये आभार मैं दूंगा और ये आभार मैं पूरी टीम को इसलिए दूंगा कि अंशुमान जी जिस तरीके से राजानंद संस्थान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब को चला रहे हैं, तो उसके लिए इस टीम को मजबूत करने के लिए मेरी तरफ से आभार है। और मेरे लिए तो नहीं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, ये है वो मेरे इस बृहद परिवार में मुझे जो दायित्व मिला है, तो उन सब मजबूत कंधों का जो है ये आयाम है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और कृष्णा सिंह जी, वाकई में आपका बहुत अच्छा संचालन है और उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपका। आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। अगर मेरा आभार अगर अंशुमान जी नहीं करते तो मैं लड़ती उनसे। ये आपकी सहजता है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया। जी थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू।